हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांत फ्रॉम फ्यूचरिस्टिक एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे अटेम्प्ट। तो लेट्स स्टार्ट। पढ़ना है। पहला पार्ट है आपका अटेम्प्ट की थ्योरी। हमें अटेम्प्ट की थ्योरीज पढ़नी है। कुछ थ्योरीज है जैसे प्रॉक्सिमिटी रूल, लोकस पेनिट्रेट, इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट। ये टेस्ट हमें यहाँ से पढ़ने हैं। फिर हमें पढ़ना है इसका सेक्शन जो आईपीसी में दे रखा है 511 में। अब ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो आज पहले भी शुरू करना है हमें अटेम्प्ट थ्योरी के साथ, फिर हमें पढ़ना है सेक्शन 511। बेसिकली ये जो अटेम्प्ट की जो थ्योरीज थी वो एक केस से आई थी। उस केस का नाम था फागना भाई वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। उसमें ये डिटेल में बताया था कि ये डॉक्ट्राइंस, इनकी जो स्टेप्स है कि कब अटेम्प्ट माना जाएगा, कब प्रिपरेशन माना जाएगा, कौन सी चीज को हम अटेम्प्ट मानेंगे, कौन सी चीज को अटेम्प्ट नहीं मानेंगे। लेट सपोज जैसे कि एक केस हुआ था मलका भाई वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। उसमें क्या था कि वो दिल्ली में पैडी लेके विदाउट लाइसेंस लेके घुस रहा था, तो पर वो दिल्ली के बॉर्डर पे नहीं पहुंचा था। तो क्या वो अटेम्प्ट माना जाएगा, क्या नहीं माना जाएगा, इसका आंसर हमें इन थ्योरीज में मिलेगा। पहला है प्रॉक्सिमिटी क्लोजनेस। अब प्रॉक्सिमिटी नाम से पता चल रहा है, इसका मतलब है क्लोजनेस, यानी कि आप ऑफेंस के बहुत क्लोज हो। लेट सपोज जैसे कि आपने किसी को गोली मारी, अब एनी हाउ वो गोली मिस हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ हाई रेन, मतलब टारगेट मिस हो गया किसी भी रीजन से, बियॉन्ड उसका इरादा तो पूरा था कि वो गोली मार दे, पर वो गोली नहीं मार पाया क्योंकि उसका टारगेट क्लोज मिस हो गया किसी भी रीजन से जो उसके कंट्रोल में नहीं था। तो क्या वो अटेम्प्ट माना जाएगा या वो आपका प्रिपरेशन मानी जाएगी, ये चीज है। तो इसी चीज से हमें पता चलेगा इफ द ऑफेंडर हैज डन ऑल व्हाट इज नीडेड फॉर द कमीशन, यानी कि जो ऑफेंडर है यानी कि अक्यूज जो है वो सब कुछ करता है कमीशन को, यानी कि अपने ऑफेंस को पूरा करने के लिए, बट ही हैज नॉट अचीव द डिजायर कॉन्सिक्वेंसेज ड्यू टू सम इवेंट बियॉन्ड हिज कंट्रोल। पर कुछ किसी रीजन की वजह से जो उसका रिजल्ट निकल कर आता है वो नहीं अचीव हो पाता। और क्यों? क्योंकि बियॉन्ड हिज कंट्रोल, वो उसके बियॉन्ड उसके कंट्रोल से बाहर था। जैसे कि दिस स्टेज इज अटेम्प्ट फॉर नॉट प्रिपरेशन, तो वो स्टेज क्या मानी जाएगी? प्रिपरेशन नहीं मानी जाएगी, अटेम्प्ट मानी जाएगी। जैसे इस एग्जांपल से पढ़ते हैं, ए वाज फाउंड गिल्टी ऑफ अटेम्प्टिंग टू कमिट अरिजन। अरिजन मतलब यानी कि आग लगाना। एज ही वाज डिटेक्टेड इन दी lightning of a matchstick behind his hashtag, but instead of lightning he had committing a lightning had been found only to have purchased or even possession of the matchstick। अब इसमें क्या हुआ था कि वो एक घर में आग लगाने के लिए जाता है, और जब वो उसके घर में आग लगाने के लिए जाता है और वो क्या करता है, माचिस की तिल्ली जला के, मतलब चलाता भी नहीं है और अपनी जेब में रख लेता है माचिस के लिए, तो क्या वो प्रिपरेशन माना जाएगा या अटेम्प्ट माना जाएगा? तो इस केस में ये हुआ था कि जो मेंसरी है, अटेम्प्ट का जो मेंसरी है, अगर मान लीजिए जैसे वो आग लगा रहा था, जब वो आग लगाते लगाते एकदम से रुक जाता है, तो वो आपका अटेम्प्ट की स्टेज मानी जाएगी, ना कि प्रिपरेशन की स्टेज पे। जैसे कि मान लीजिए मैंने आग लगाई और जैसे ही मैं देख रहा हूं कोई आ गया और मैंने आग एकदम से आग लगा दी है, मैंने बस आपका आग लगाई है, एक मैस्टिक को लाइटनिंग करी है, आग लगाई है, तो ही मेरी बस, चाहे मैंने उसमें जिस चीज को मैं जला रहा हूं उसमें आग लगाई हो या ना लगाई हो, बस इतना सा करा है, यही चीज आपकी स्टेज को क्या मानी जाएगी? आपके अटेम्प्ट मानी जाएगी। इसे एक इलस्ट्रेशन के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये मैं हूं, ठीक है, ये भूसा है, मैं भूसे में आग लगाने जा रहा था। अब जैसे ही मैं भूसे में आग लगाने जा रहा था, मैं देखता हूं कोई कुछ लोग आ रहे हैं। अब जैसे ही मैं देखता हूं कि ये बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मैं क्या करता हूं, वो उसे बुझा देता हूं। यहां पर याद रखिएगा मैंने माचिस की तिल्ली जलाई थी और बाद में उसे बुझा दिया, और जब मैंने बुझाया तो, और जब मैंने उसमें आग लगाई, मतलब माचिस की तिल्ली में आग लगाई, यही स्टेज मेरी अटेम्प्ट की मानी जाएगी। और जब अगर मैं उसमें भूसे में आग लगा देता तो वो स्टेज क्या मानी जाती? मेरी आपका कमीशन माना जाता, क्योंकि उसमें आग लग चुकी होती। तो बस लाइटनिंग करना ही मेंसरी है। अटेम्प्ट करने का मेंसरी यही है कि उसमें आग लगाने का। तो इस इलस्ट्रेशन से आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा लोकस पोनिटेंशियल। इसमें क्या, द ऑफेंडर हैज स्टिल टाइम टू रिग्रेट द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन नॉट अटेम्प्ट एंड इफ ही हैज नो टाइम टू रिपेंट। अब ये कहता है कि अगर अक्यूज के पास टाइम है और वो कमीशन तक नहीं पहुंचा, यानी कि अपने अचीवमेंट नहीं कर पा रहा, यानी कि जैसे मान लीजिए ये है, ये मैं एक ट्रक लेके जा रहा हूँ, ट्रक में मैं कुछ इलीगल लेके जा रहा हूँ, कुछ भी आप मान लीजिए, और ये है दिल्ली का बॉर्डर जो दिल्ली में इलीगल है कि दिल्ली में आप ये चीज नहीं ला सकते। यहाँ पर मैं पैडी मान लेते हैं, पैडी लेके जा रहा हूँ, और दिल्ली विदाउट लाइसेंस, यानी कि बिना गवर्नमेंट की परमिशन के मैं पैडी लेके जा रहा हूँ, और ये पंजाब का बॉर्डर है और ये दिल्ली का बॉर्डर है। अब क्या होता है, मैं यहाँ पर, मुझे पुलिस वाले यहाँ पर पंजाब के बॉर्डर पर पकड़ लेते हैं, यानी कि मतलब बिल्कुल यहाँ की साइड पर पकड़ लेते हैं। तो क्या ये मेरी स्टेज अटेम्प्ट की मानी जाएगी? आंसर इज नो।
ये अटेम्प्ट की स्टेज नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं अगर बॉर्डर पे पहुंच जाता, बॉर्डर क्रॉस कर लेता, तब वो माना जाता। अगर मैं बॉर्डर क्रॉस कर लेता तब अटेम्प्ट माना जाता, अदरवाइज ये अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी मुझे पंजाब के मतलब दिल्ली के बॉर्डर के पास पकड़ा है, जो पंजाब में पड़ता है, यानी कि बिल्कुल दिल्ली के बॉर्डर पे नहीं पकड़ा। अगर मुझे इस बॉर्डर पे पकड़े जाते तब एक बार को अटेम्प्ट माना जाता, या दिल्ली पार, जब मैं बॉर्डर पार कर लेता, दिल्ली पे आ जाता, तब माना जाता। बट अभी मुझे कहां पकड़ा गया है? पंजाब के पास पकड़ा गया। तो ये स्टेज जो है आपकी अटेम्प्ट की नहीं मानी जाएगी, ये किसकी मानी जाएगी? प्रिपरेशन की मानी जाएगी, क्योंकि वो इलीगल लेकर आता है। ये इस केस में हुआ था। इस केस के अकॉर्डिंग चलते हैं। इन मलकीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, अ ट्रक कैरिंग अ पैडी, एक ट्रक था जो पैडी लेके जा रहा था, वॉज स्टॉप्ड पंजाब टू दिल्ली विदाउट परमिट टू इन द वॉल्यूशन ऑफ एसेंशियल कमिटी, यानी कि उस ट्रक के पास परमिट नहीं था। इट वॉज हेल्ड एट ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस दैट ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट हैड नॉट बीन कंप्लीटेड। ये माना गया कि इस केस में अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अटेम्प्ट अभी करा ही नहीं था। The court observed, कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व करा? The test of determining whether the act of applicants constitute an attempt of preparation, क्या जो अक्यूज थे उनका वो ये जो एक्ट था वो क्या अटेम्प्ट में आएगा, प्रिपरेशन में आएगा? Is whether the overt act already done and such if the harmless in the present case is quite possible that the applicants, तो कोर्ट ने ये माना था कि उनके पास पूरी स्टेज होती है, जो हमारी ये वाली स्टेज होती है जिसमें बस हम अटेम्प्ट करने वाले होते हैं, या प्रिपरेशन के से और प्रिपरेशन और अटेम्प्ट के बीच की जो स्टेज होती है, ये वाली, ये प्रिपरेशन है, ये अटेम्प्ट की स्टेज है, जो हमारी ये वाली बीच की होती है। तो कोर्ट ये मानती है कि इस टाइम पे, इस वाले पीरियड में अक्यूज के पास टाइम होता है कि वो वापस हो जाए अपने उस एक्ट से, यानी कि कमीशन तक ना करे और उस एक्ट को वो वापस ले ले और जो करने जा रहा है वो चीज ना करे। इस स्टेज पर, ये वाली स्टेज को हम रिग्रेट कहते हैं। अगर इस स्टेज को अगर अक्यूज क्रॉस कर लेता है और अटेम्प्ट पे आ जाता है तो फिर वो अटेम्प्ट माना जाएगा, ये नहीं। तो इस केस में यही हुआ था कि जो उनका एक्ट माना गया था वो क्या माना गया था? प्रिपरेशन माना गया था, अटेम्प्ट नहीं माना गया था। अब है इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट। अब इम्पॉसिबिलिटी मतलब यानी कि जिसमें इम्पॉसिबिलिटीज है कि हो ही नहीं सकता, क्या उसकी भी सजा मिलती है? तो आंसर इज यस। जैसे कि मान लीजिए मैं किसी को शूट करता हूं और खाली मतलब मुझे पता है कि पता था या नहीं पता था कि उस बंदूक में गोली है या नहीं है, मैं तब भी उठा लेता हूं, पर मारने के इरादे से जाता हूं, पर पता चलता कि उसमें आपका नहीं था, गन में क्या था? बुलेट्स नहीं थी। और जब मैंने उसके रॉबरी करी और उसके जेब में हाथ मारा तो मुझे पता चला कि उसके जेब में पैसे भी नहीं थे। तो क्या ये इम्पॉसिबिलिटी टास्क था? पर क्या इसकी सजा मिलेगी? आंसर इज यस। अगर कोई इम्पॉसिबल टास्क है उसकी भी सजा मिलती है। इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इफ अ पर्सन अटेम्प्ट टू किल समबडी बाय एम्प्टी गन, यानी कि अगर एक आदमी किसी को किल करता है, किससे? एम्प्टी गन से, और स्टील समथिंग या चोरी करता है फ्रॉम द एम्प्टी पॉकेट, यानी कि खाली पॉकेट में, और स्टील ज्वेल्स, उसकी मतलब ज्वेलरी चुराने के लिए उसके ज्वेलरी बॉक्स में भी हाथ मारता है, देन इट कंसीडर ना इम्पॉसिबल अटेम्प्ट, क्योंकि ये इम्पॉसिबल अटेम्प्ट है। क्योंकि जब वो जिस चीज के लिए वो कर रहा है उसमें तो कुछ है ही नहीं, मतलब जिसको वो मारना भी चाहता था उसे मार भी नहीं सकता क्योंकि गोली नहीं है। और अगर कोई स्टील चोरी करने जा रहा है तो चोरी भी नहीं कर सकता क्योंकि उसकी पॉकेट खाली है। और अगर ज्वेलरी में ज्वेलरी बॉक्स में वो ज्वेलरी चुराने के लिए जा रहा है तो ज्वेलरी भी नहीं है। तो ये इम्पॉसिबल टास्क है। तो क्या वो इसको इस बात की सजा मानी जाएगी? और ये इम्पॉसिबल टास्क जो होगा क्या वो अटेम्प्ट के स्टेज में आएगा? आंसर इज यस। क्यों? देयर इज अ कंसीडर इम्पॉसिबल अटेम्प्ट ऑफ कमिटिंग द क्राइम बट देयर इज अ इंटेंशन टू कमिट द क्राइम। पर क्यों थी? उसकी इंटेंशन पूरी थी। इज प्रेजेंट, इससे पहले जो हमने पढ़ा था कि जिसमें वो रिग्रेट कर लेता है, क्या वो ये स्टेज है? नहीं। यहां पर क्या करा? उसने रिग्रेट नहीं करा, तो ये रिग्रेट की स्टेज नहीं मानी गई। इन द आल्सो स्टेप टेकन टुवर्ड्स द कंप्लीटेशन क्राइम दस इज कंसिडर अटेम्प्ट ऑफ क्राइम अंडर सेक्शन 511। इसलिए ये आपका जो स्टेज मानी गई वो क्या मानी गई? 511 की मानी गई। नेक्स्ट करते हैं सोशल डेंजर टेस्ट। इसमें भी ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें भी सिंपल सी बात है कि अगर कोई ऐसा एक्ट है जो सोसाइटी के अगेंस्ट है, जैसे काउंटरफिट नोट्स। मान लीजिए मैं कोई गवर्नमेंट की स्टैंप है वो नकली बनाता हूं, तो अगर मैं गवर्नमेंट के एक स्टैंप, एक जज की मान लीजिए एक नकली स्टैंप बनवाता हूं, ठीक है, जिसके स्टैंप अटेम्प्ट की ही सजा मिल जाएगी, तो वो एक ऐसा स्टेज है जो एक अगेंस्ट द सोसाइटी है। मैं एक जज की स्टैंप से किसी मुजरिम को यानी किसी अक्यूज को जेल से निकलवा सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ एक स्टैंप से, या काउंटरफिट नोट से। यानी कि एक काउंटरफिट नोट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हीनियस माने जाते हैं। जैसे कोई नकली नोट बनाता हूं तो ये अगेंस्ट द सोसाइटी माने जाते हैं। तो ऐसे कोई टास्क है जिसके अटेम्प्ट में है तो वो भी एक सजा है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस इसमें ये है कि अगर कोई आपका एक्ट सोसाइटी के अगेंस्ट है तो उसका अटेम्प्ट भी माना जाएगा। इनोक्युलिटी,
अब इसमें है द एक्ट मस्ट स्पीक फॉर इटसेल्फ, यानी कि आपका एक्ट खुद ही बता रहा है कि आपने ये चीज करी है। टू कॉन्स्टिट्यूट एन अटेम्प्ट द एक्ट मस्ट बी सच एज क्लियरली एंड इनइक्विवोकली इंडिकेट द इंटेंट टू कमिट द ऑफेंस। इट एग्जामिन, इसमें बस बेसिकली ये एग्जामिन करा जाता है कि अक्यूज जो है उसके कमीशन करने के इरादे थे या नहीं थे, और उसका एक्ट जो है वो कुछ करने खुद जा रहा था। तो जैसे मान लीजिए वही आग लगाने वाले एग्जांपल से समझते हैं, जब वो आग लगाने ही जा रहा था, जैसे ही वो उसमें आग लगाता है तो ये उसे पता होता है कि मैं क्या करने जा रहा हूं, और वो वहां पर ही पकड़ा जाता है कि जैसे वो मैच स्टिक को आग लगाता है, तो ये भी एक आपका अटेम्प्ट के स्टेज में माना जाएगा। इस वजह से अक्यूज का हम ये देखते हैं कि उसका माइंड क्या था। ऑब्वियसली बात है, वो ये नहीं कह सकता मैं तो बस आग लगा के कुछ चीज जला रहा था या कुछ कर रहा था, क्योंकि उसका इंटेंशन साफ दिख रहा है कि ये आग लगाने जाने ही वाला था, पर किसी तरह एनीहाउ ये रुक गया। तो ये चीज है इसमें। अब हमारा थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सेक्शन 511 पढ़ना है। 511 का बेसिकली पर्पस ये है कि अगर किसी भी सेक्शन से रिलेटेड उसका अटेम्प्ट का प्रोविजन नहीं दे रखा, जैसे मान लीजिए मर्डर है, मर्डर अगर मान लीजिए मर्डर की पनिशमेंट दे रखी है 302 में, बट अगर वो मर्डर को अटेम्प्ट मर्डर को अचीव नहीं कर पाया, सिर्फ उसके, तो उसकी सजा का है, अटेम्प्ट की सजा का है मर्डर की 307 में। बट जैसे मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था 379 यानी कि थेफ्ट की, अब 379 थेफ्ट को से रिलेटेड है, पर उसके अटेम्प्ट की कहीं नहीं है, अटेम्प्ट का कोई प्रोविजन नहीं दे रखा, तो क्या वो बच जाएगा? नहीं। तो वो कहां पे होगा? 379 रीड विद सेक्शन 511, यानी कि 511 ये बात करता है कि अगर किसी भी नो एक्सप्रेस प्रोविजन, यानी कि अगर कोई प्रोविजन नहीं दे रखा, यानी कि कोई आपका सेक्शन नहीं दे रखा, यानी कि कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं दे रखा, जैसे कि अटेम्प्ट टू थेफ्ट, अटेम्प्ट टू थेफ्ट का कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं दे रखा आईपीसी में, सो मेड बाय द कोर्ट पनिशमेंट सच अटेम्प्ट बी पनिश्ड विद द इंप्रिजमेंट फॉर एनी डिस्क्रिप्शन, तो उसके छोड़ा नहीं जाएगा, उसे 511 के साथ रीड करा जाएगा उस सेक्शन में। और उसको पनिशमेंट कैसे मिलेगी? जैसे कि मान लीजिए 3 साल की पनिशमेंट है, 3 साल की पनिशमेंट में उसको 1/2 मिलेगी, यानी कि मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है? अगर थेफ्ट की बात करें तो 379 में मैक्सिमम पनिशमेंट की बात करें तो 3 साल की पनिशमेंट है, तो इसका आधी पनिशमेंट उसे मिलेगी अटेम्प्ट की। और अब जैसे कि मान लीजिए अटेम्प्ट टू किसी भी, मतलब इसमें लाइफ इंप्रिजमेंट की सजा है। अब लाइफ इंप्रिजमेंट की तो मतलब यही होता है कि जब तक बंदा मर ना जाए तब तक वो जेल से बाहर नहीं निकलेगा, तो उसमें आपको कैसे सजा मिलेगी? जैसे मान लीजिए मैं अक्यूज हूं, मुझे लाइफ इंप्रिजमेंट की सजा मिलती है, ठीक है, लाइफ इंप्रिजमेंट की मुझे सजा मिलती है। अब लाइफ इंप्रिजमेंट यानी सॉरी लाइफ इंप्रिजमेंट की मुझे अटेम्प्ट टू मर्डर की सजा मिलती है, जिसमें मुझे लाइफ इंप्रिजमेंट की होती है। अब अटेम्प्ट टू मर्डर में लाइफ इंप्रिजमेंट की जो सजा मिलेगी वो कितने साल की मिलेगी? तो लाइफ इंप्रिजमेंट के केसेस में देखा जाता है 20 साल तक की, यानी कि अगर किसी को अटेम्प्ट की सजा मिलती है कोई भी ऑफेंस में जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट आपकी लाइफ इंप्रिजमेंट है, तो उसमें हमें कितने साल की सजा मिलेगी? 20 साल की। अब एक इस केस से समझते हैं क्या था। इस केस में बेसिकली क्या था, एक केस है सुप्रीम कोर्ट इज अभिनंदन मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में क्या था कि एक आदमी होता है, वो एक कॉलेज में एडमिशन लेता है। जब वो कॉलेज में एडमिशन लेने जाता है तो वो अपने जाली सर्टिफिकेट जमा करवाता है, जैसे कि उसमें वो दिखाता है कि मुझे स्कूल का पढ़ाने का भी एक्सपीरियंस है 3 साल का, जितने भी साल का बताता है, और दूसरा ये बताता है कि मैंने एमबीए डिग्री करता है। पर बाद में पता चलता है कि जो उसमें, जैसे आप पेपर आप कोई पढ़ते हैं तो आपको याद होगा, एक हम पढ़ते हैं सिंपल नॉर्मल पेपर में जब हम अपने डिग्री विग्री मेंशन कर देते हैं वो वेरीफाई नहीं होते, पर जब हमारा नंबर आ जाता है, जैसे मान लीजिए अगर प्री के एग्जाम में हमारा नंबर आ गया, फिर मेंस का होता है, तो मेंस में जाने से पहले और या जॉब लगने से पहले हमारे वेरिफिकेशन होते हैं डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पकड़ा जाता है, उसे पता चलता है कि ये जो डिग्री इसने लगाई थी, जो शुरुआत में लगाई थी, वो फॉल्स थी, यानी कि फैब्रिकेटेड थी। तो उसमें यह माना जाता है कि जो उसने सबमिटेड करना, यानी कि उसने क्या किया था, जब ये कागज सबमिटेड करवाए थे यूनिवर्सिटी में, तभी माना गया कि ये उसकी अटेम्प्ट की स्टेज थी। The certificates produced by X were false and he was neither a graduate or nor a teacher. They were withdraw the permission. इस केस में ये माना गया that the moment dispatch, जिस दिन उसने वो अपने डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को भेजे, तो यहां पर उसका यही मेंसरिया माना गया और यहीं पर उसे अटेम्प्ट की स्टेज मानी गई। मान लीजिए वो एडमिशन ले लेता, जब वो एडमिशन ले लेता तो ये तो कमीशन ऑफ द स्टेज हो गई। अगर वो एडमिशन ले लेता उस यूनिवर्सिटी में, तो यानी कि उसने क्राइम तो कमिट कर ही दिया, पर वो एडमिशन ले नहीं पाया। क्यों नहीं ले पाया? क्योंकि यूनिवर्सिटी वालों ने उसे पकड़ लिया, तो ये अटेम्प्ट की स्टेज थी। इसे अगर थोड़ा सा डिटेल में समझे, उसने पहले तो इंटेंशन करा कि मैं जाली दस्तावेज के थ्रू
जाली दस्तावेज यानी कि फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं एडमिशन लूंगा, ये तो उसकी इंटेंशन थी। फिर प्रिपरेशन करने के लिए वो डॉक्यूमेंट्स बनवाता है। फिर तीसरी स्टेज पे वो अटेम्प्ट क्या करता है, ये अटेम्प्ट मानी जाएगी जब वो डिस्पैच कर देता है यूनिवर्सिटी को, और मान लो एनी हाउ उसका एडमिशन हो जाता, उस यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो जाता, तो ये इसने क्या कर दिया, कमिटेड कर दिया, ऑफेंस को क्या करा उसने, कमिट कर दिया, तो ये स्टेज मानी गई। पर वो कहां पर ही पकड़ा गया, अटेम्प्ट में ही पकड़ा गया, क्योंकि जब उसने डिस्पैच करे यूनिवर्सिटी ने इस स्टेज पे उसे पकड़ लिया, ये वाले स्टेज पे, तो यही उसके अटेम्प्ट की स्टेज मानी गई और वो गिल्टी हुआ। तो उस पर सेक्शन कौन सा लगा, 400 BC 420 रीड विद सेक्शन 511, क्योंकि चीटिंग का अटेम्प्ट की सजा अलग से नहीं बनवा रखी, तो इसलिए 511 से रीड करा गया वो सेक्शन। अब ये एक प्रैक्टिकल केस है, इससे हम समझते हैं। इसमें क्या है, सारे सेक्शन जो है आपके अटेम्प्ट से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, एक मिस्टर सिंह है, वो एक आदमी से मिलते हैं। मिस्टर सिंह है, इसमें दो आपके हैं जो विक्टिम है, एक है मिस्टर सिंह और है एक मिस्टर एस। अब ये जब एक आदमी से मिलने जाते हैं तो दो लड़के आते हैं, उनमें से एस को यानी कि एक एस को उसको स्टैप कर देते हैं और उसे रॉब, बेसिकली उनकी जो मंशा होती है वो होती है कि रॉब करने की, यानी कि रॉबरी करने की उनकी मंशा होती है, यानी कि उनके इंटेंशन जो होते हैं वो रॉब करने के होते हैं। अब जब वो उसके पेट पे मारते हैं तो क्या करा उन्होंने, कौन कौन सा ऑफेंस करा, एक तो उन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर करा। अटेम्प्ट टू मर्डर क्यों करा, क्योंकि 307 लगी है, यानी कि उनके इंटेंशन थे मारने के लिए, क्योंकि आप किसी के पेट पे मारते हो तो ये माना जाता है कि पेट पे मर भी सकता था, क्योंकि ब्लड लॉस बहुत हो सकता था, कोई भी रीजन हो सकता था, और कट भी ज्यादा होता है। ये डॉक्टर की रिपोर्ट से आता है, MLC से आता है कि कितना बड़ा कट था। तो बेसिकली उन्होंने क्या करा, 307 का ऑफेंस करा। 393 अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी। रॉबरी में ये होता है कि अगर कोई भी पर्सन किसी को डरा धमका के कोई चीज दिखाकर उससे उसकी प्रॉपर्टी ले लेता है तो वो रॉबरी होती है। तो उनकी वो थी, वो उनसे चीजें मांग रहे थे। वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी, यानी कि रॉबरी करते वक्त उन्हें हर्ट करा, यानी कि उसके पेट पे मारा और उन्हें घूसे घूसे भी मारे थे। अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी और डकैती विद आर्म फोर्स। अब ये जो साथ में वो लेकर आए थे वो डेडली वेपन लाए थे, वो एक चक्कू वक्कू लेकर आए थे, नाइफ लेकर आए थे जो शार्प था, तो एक वो डेडली वेपन कंसिडर करा। अब उस केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये मैं एक जज साहब है, उनके पास ये सेम केस जाता है। अब ये है प्रोसिक्यूशन यानी कि सरकारी वकील जिसे हम पीपी कहते हैं, ये है डिफेंस लॉयर। अब प्रोसिक्यूशन को क्या चीज प्रूफ करनी है, प्रोसिक्यूशन को ये चीज प्रूफ करनी है कि जो उसने इंजरी दी, डेथ वाज अटेम्प्टेड टू बी कॉज, जो डेथ मतलब यानी कि वो डेथ करने ही वाला था पर वो अचीव नहीं कर पाया। यानी कि आप किसी के एब्डोमिनल एरिया पे मारते हो, पेट पे मारते हो, तो ये माना गया कि बहुत सारा ब्लड लॉस होता था, पर वो उसकी किस्मत अच्छी थी विक्टिम की जो बच गया। तो ये जो चीज मानी गई, प्रोसिक्यूशन को ये चीज प्रूफ करनी है कि जो उसने अटेम्प्ट करा, किन्होंने, वो दो लड़कों ने जो अटेम्प्ट करा, जो बाइक पर आए थे, वो उनकी मारने की मंशा थी, यानी कि उनके इंटेंशन क्या थे, डेथ के थे, पर वो कर नहीं पाए क्योंकि उनका बियॉन्ड उनके कंट्रोल से था, कि उसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए बच गया। तो ये वाले सेक्शन उस पर लगे थे, 307, 393, 394, 398। और वो किस इंटेंशन के साथ है, रॉबरी के इंटेंशन में आए थे और मारने के लिए आए थे, इसलिए वो डेडली वेपन लेकर आए थे। तो प्रोसिक्यूशन को ये चीज प्रूफ करनी है और डिफेंस लॉयर को ये चीज प्रूफ नहीं करवाने देनी। आज हमारे इस लेक्चर में हमने यही पढ़ा। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर साथ ही साथ में डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। और अगर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए। साथ ही साथ में अगर आपको हमारे नोट्स की PDF चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे।